जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है संडे और मॉर्निंग धूप बत्ती के इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं हम सुपर 126 क्वेश्चनों की सीरीज। इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, लेकिन दोस्तों सिर्फ वर्बली आपको ऑप्शन सुनना है, उसी में से एक करेक्ट करना है और दोस्तों उसी को ही अपने को करेक्ट मान लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका गलत आंसर हो जाता है तो उसको भी नोट कर लेना है अपनी बुक में। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाइयों कहाँ से लिए गए हैं? आपके अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाथी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? आपके लिए ऑप्शन है 424 दिन, 524 दिन, 624 दिन या 724 दिन। 2 सेकंड का समय मिलता है आपको और हर बार 2 या 3 सेकंड का ही समय मिलेगा। ओके, जो भी आपने आंसर दिया हो इसका करेक्ट आंसर है 624 दिन। कितने? 624 दिन होता है हाथी का गर्भकाल। नेक्स्ट, कुत्ते का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन 53 दिन, 63 दिन, 73 दिन या 83 दिन। 53, 63, 73 या 83। करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 डेज। आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम जो होने वाला है उसमें एग्रीकल्चर पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही सब हम क्लियर करने वाले हैं। इससे पिछले एक वीक के दौरान आपने ये सब कुछ पढ़ चुके हो। ओके, नेक्स्ट, घोड़े का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन 300 दिन, 330 दिन, 350 दिन या 400 दिन। 300, 330, 350 या 400 दिन। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 330 दिन। कितना? 330 दिन होता है घोड़े का गर्भकाल। नेक्स्ट, भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन आपके लिए 280, 300, 320 या 330 दिन। 280, 300, 320 या 330। भैंस का गर्भकाल दोस्तों ये होता है 300। भैंस का 300, घोड़े का 330। नेक्स्ट, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन 250, 280, 300 या 330। 250, 280, 300 या 330। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 280 दिन। गाय का गर्भकाल कितना है? 280 दिन। देखिए मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ। गाय का 280 दिन, भैंस का 300 दिन, घोड़े का 330 दिन, कुत्ते का 63 दिन और हाथी का सबसे ज़्यादा 624 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं तो उन्हीं में से बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन केप्टा हिटमस, पैंथरा पार्डुइस, पिजम सेटिवियम। तीन ही ऑप्शन काफ़ी है आपके लिए। ओके दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केप्टा हिटमस। क्या है बकरी का साइंटिफिक नेम? केप्टा हिटमस। ओके, नेक्स्ट, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन
पैंथरा लियो, कैमेलस डोमेडेरियस, पैंथरा टाइग्रिस या पैंथरा पार्डुस। ऑप्शन आपको बता दिए हैं, 3 सेकंड का समय मिलता है आपके लिए। फिर बता देता हूँ, पैंथरा लियो, कैमेलस डोमेडेरियस, पैंथरा टाइग्रिस या पैंथरा पार्डुस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पैंथरा पार्डुस। क्या है? पैंथरा पार्डुस। ओके, नेक्स्ट, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन, मस्का डोमेस्टिका, राना ट्रिगाना, कैनिस फैमिलियर्स या ओविस अराइज। फिर बोल देता हूं, मस्का डोमेस्टिका, राना ट्रिगाना, कैनिस फैमिलियर्स या ओविस अराइज। तो दोस्तों मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मस्का डोमेस्टिका, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन, पावो क्रिस्टेसस, सर्वस एलाफस, बुबालस बुबालिस या चौथा ऑप्शन है बोस इंडिकस। फिर बोल देता हूं, पावो क्रिस्टेसस, सर्वस एलाफस, बुबालस बुबालिस या फिर बोस इंडिकस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुबालस बुबालिस भैंस का वैज्ञानिक नाम या कहें साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन, मैग्निफेरा इंडिका, सुग्रेन्स ऑफिसिनेरम, मेलस प्यूमिया या विटियस। फिर बोल देता हूं, मैग्निफेरा इंडिका, सुग्रेन्स ऑफिसिनेरम, तीसरा ऑप्शन है मेलस प्यूमिया और चौथा ऑप्शन है विटियस। तो दोस्तों सेब का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम हो जाएगा मेलस प्यूमिया या फिर कहें मेलस डोमेस्टिका। ओके, मेलस प्यूमिया या कहें मेलस डोमेस्टिका। नेक्स्ट, मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओके, ऑप्शन, ओलियम सीपिया, डाकस कैरोटा, पिजम सेटेवियम, जिया मेज। ऑप्शन नंबर फिर बोल देता हूं, 1 नंबर ओलियम सीपिया, दूसरा है डाकस कैरोटा, तीसरा है जिया मेज और चौथा है पिजम सेटिवियम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है, पिजम सेटिवियम। ओके, नेक्स्ट, गाय का जीवन काल कितना होता है? गाय का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन, 12 से 16 वर्ष, 16 से 20 वर्ष, 20 से 24 वर्ष या 24 से 28 वर्ष। गाय का जीवन काल कितना होता है? 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28। बताइए क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 16 से 20 वर्ष। गाय का जीवन काल कितना होता है? 16 से 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भेड़ का जीवन काल कितना होता है? भैंस का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन, 20 से 25 साल,
25 से 30 साल, 15 से 20 साल या 10 से 15 साल। फिर बोल देता हूँ, 20 से 25, 25 से 30, 10 से 15 और 15 से 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से 25 साल। ये उम्र होता है, जीवन काल होता है औसतन भैंस का। और गाय का कितना बताया हमने? 16 से 20। ठीक है। नेक्स्ट, हाथी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन 50 से 60, 65 से 70, 80 से 85 या 90 से 100। 50 से 60, 65 से 70, 80 से 85 या 90 से 100 साल। तो दोस्तों हाथी का जो जीवन काल होता है वो होता है औसतन 65 से 70 वर्ष। आशा है आपने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट, शेर का जीवन काल कितना होता है? शेर का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन 28 से 30 वर्ष, 30 से 32 वर्ष, 35 से 40 वर्ष या 50 साल। 28 से 30, 30 से 32, 35 से 40 या 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 से 32 वर्ष होता है शेर का जीवन काल। नेक्स्ट, कुत्ता का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 या 8 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 10 से 15 वर्ष। ठीक है, ये होता है कुत्ते का जीवन काल। नेक्स्ट दोस्तों, ये है कुछ गुणसूत्र पूछे गए हैं। ठीक है, तो टमाटर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? टमाटरों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 12, 18, 24, 30। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12, 18, 24, 30। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 24। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24। नेक्स्ट, खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? खरगोश में 40, 44, 46 या 48। 40, 44, 46 या 48 कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 44। कितने? 44 गुणसूत्र होते हैं किसमें? खरगोश में। नेक्स्ट, चिंपांजी और आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ओके, ऑप्शन है 46, 48, 50, 52। चिंपांजी और आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 48, 50 और 52। ये है आपके ऑप्शन। ओके, 2 सेकंड का समय समाप्त। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 48। और इंसान में होती है दोस्तों 46। नेक्स्ट, मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मक्खी। ऑप्शन नंबर ए मच्छर से 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी चावल के गुणसूत्रों से आधा। ऑप्शन नंबर सी चिंपांजी एवं आलू के गुणसूत्रों की संख्या से चौथा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फिर बोल देता हूं, ऑप्शन नंबर ए मच्छर के गुणसूत्रों से 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी चावल के गुणसूत्रों से आधा। ऑप्शन नंबर सी चिंपैंजी और आलू में जो गुणसूत्र है उनका चौथा हिस्सा यानी कि 1/4। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मक्खी के गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, देखिए मच्छर में 6 होते हैं तो ये हो गया 2 गुना यानी कि 12। चावल का आधा, तो चावल का कितना हो जाएगा? अगला हमारा जो क्वेश्चन है चावल का हो जाएगा 24, तो ये हो गया 12। और चिंपैंजी और आलू के गुणसूत्रों की संख्या से चौथा हिस्सा, चिंपैंजी का भी जस्ट हमने कितने बताए थे? 48। तो क्या आंसर हो जाएगा चौथा हिस्सा? 12 चौके 48 यानी कि 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पोकनी किस पशु का रोग है? पोकनी किस पशु का रोग है? दोस्तों ये एक वायरस से फैलने वाला रोग है। तो ये पूछा किस पशु का रोग है। ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसमें आपको। दोस्तों ये है गाय, भैंस, भेड़ और सुअर, इन सभी का। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़ और सुअर इनका है वायरस से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट, लंगड़ा बुखार किस पशु का रोग है?
ओके, आंसर अगर आपने दे दिया है तो अच्छी बात है। गाय और भैंस क्या है? गाय और भैंस का है लंगड़ा बुखार रोग। नेक्स्ट, अफारा रोग किस पशु का रोग है? अफारा रोग किस पशु का रोग है? इसका आंसर हो जाएगा जुगाली करने वाले पशु। जितने भी पशु जो कि जुगाली करते हैं, ठीक है, उन सभी का अफारा रोग होता है। नेक्स्ट, फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन, दूध, प्रोटीन, लाल चींटी, खट्टे फल। फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन हो जाएगा दूध, प्रोटीन, सेब, लाल चींटी। ओके, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा लाल चींटी। ठीक है, लाल चींटियाँ और जो बिच्छू के डंक होते हैं दोस्तों, उनमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लाल चींटी और बिच्छू के जो डंक होता है उसमें। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? अमीनो अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन, दूध, प्रोटीन, चाय या फिटकरी। अमीनो अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध, प्रोटीन, चाय या फिटकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन है अमीनो अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। नेक्स्ट, टैनिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टैनिक। ऑप्शन, पाचक रस, चाय, इमली, घास। पाचक रस, चाय, इमली, घास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टैनिक, यानी कि दैनिक रूप से हम क्या पीते हैं? चाय। तो चाय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इमली, ऑप्शन नंबर बी खट्टे फल, ऑप्शन नंबर सी फिटकरी, ऑप्शन नंबर डी सेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खट्टे फल। ठीक है, इमली बेशक खट्टा है लेकिन इसने अलग से खट्टे फल का ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ पर हमारा खट्टे फल जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्याज में पीला रंग किस कारण से होता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्वेरसिटीन, बी कैरोटीन, सी एमाइलेडिन और डी है कुकुरबिटेसिन। प्याज में पीला रंग, क्वेरसिटीन, कैरोटीन, एमाइलेडिन और कुकुरबिटेसिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि क्वेरसिटीन। नेक्स्ट है, प्याज में लाल रंग किस कारण से होता है? प्याज में लाल रंग। ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर बी केरिकजेंथिन, ऑप्शन नंबर सी क्वेरसिटीन, ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन के कारण होता है प्याज में लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पपीता में पीला रंग किस कारण से होता है? पपीता में पीला रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए एमाइलेडिन, ऑप्शन नंबर बी कुकुरबिटेसिन, ऑप्शन नंबर डी मेमोर्डिकोसाइट, ऑप्शन नंबर डी केरिकजेंथिन। तो दोस्तों फिर बोल देता हूं, ऑप्शन नंबर ए एमाइलेडिन, ऑप्शन नंबर बी कुकुरबिटेसिन, ऑप्शन नंबर सी मेमोर्डिकोसाइट और ऑप्शन नंबर डी केरिकजेंथिन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पपीता में पीला रंग केरिकजेंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, आलू में हरा रंग किस कारण से होता है? किसने पूछा है? आलू। तो आलू में हरा रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बेटाइन, ऑप्शन नंबर बी सोलेनिन,
ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सल, और ऑप्शन नंबर डी आइसोसाइनेट। फिर बोल देता हूँ, बेटाइन, सोलेनिन, कैल्शियम ऑक्सल और आइसोसाइनेट। तो दोस्तों आलू में हरा रंग होता है सोलेनिन के कारण। किसके? सोलेनिन के कारण। ठीक है, सोलेनिन के कारण होता है आलू में हरा रंग। नेक्स्ट, चुकंदर में लाल रंग किस कारण से होता है? चुकंदर में लाल रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए बेटाइन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्सल, ऑप्शन नंबर सी आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर डी ओलिमोरेसिन। फिर बोल देता हूँ, बेटाइन, कैल्शियम ऑक्सल, आइसोसाइनेट, ओलिमोरेसिन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेटाइन के कारण। चुकंदर में लाल रंग किस कारण से होता है? बेटाइन के कारण होता है। नेक्स्ट, सलगम में या सलजम कहे, सलजम में चरपराहट किस कारण से होती है? जो सलगम खाई है ना आपने, हाँ, तो सलगम में चरपराहट किस कारण से होती है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सल के कारण, ऑप्शन नंबर बी आइसोसाइनेट के कारण, ऑप्शन नंबर सी ओलिमोरेसिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी लाइकोपिन के कारण। तो दोस्तों सलगम के अंदर जो चरपराहट होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्सल के कारण। किसके? कैल्शियम ऑक्सल के कारण। नेक्स्ट दोस्तों, ये कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं। पहला है लाल क्रांति का संबंध किससे है? किसका? लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मसाला उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी बायोडीजल उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी कपास उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी टमाटर उत्पादन। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसको दोस्तों? तो इसका हो जाएगा लाल क्रांति का मतलब है टमाटर और मांस उत्पादन। टमाटर और मांस उत्पादन से मतलब है लाल क्रांति का। नेक्स्ट, कृष्ण क्रांति या कहीं काली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बायोडीजल उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी नदी जोड़ो परियोजना, ऑप्शन नंबर सी अंडा उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी उर्वरक उत्पादन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोडीजल उत्पादन। कृष्ण क्रांति या कहीं काली क्रांति से संबंध है। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध, ऑप्शन नंबर ए तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी बांस उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी दूध उत्पादन। तो दोस्तों पीली क्रांति का जो संबंध है वो है तिलहन उत्पादन से। कब हुई थी ये क्रांति की शुरुआत? 1980 में। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है? किससे? क्या पूछा? हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी बांस उत्पादन और ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्न उत्पादन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्न उत्पादन से संबंध है। किसका? हरित क्रांति का। 1966-67 में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, और गेहूं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। इसमें गेहूं उत्पादन भी आ जाता है कई जगह। अगर आपका हरित क्रांति का पूछ लिया जाए, खाद्यान्न उत्पादन ऑप्शन मिलेगा, वरना गेहूं उत्पादन मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्या पूछा? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी जैव तकनीकी, ऑप्शन नंबर डी केसर उत्पादन। दूध, अंडा, जैव, केसर। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का मतलब है दूध, दूध उत्पादन से है। ठीक है ना।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसने की? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा गुजरात में 13 जनवरी 1970 को। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है? इस बार क्या पूछा है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, नदी जोड़ो परियोजना। ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी, कपास उत्पादन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीली क्रांति का नीली क्रांति का संबंध किससे है? जस्ट ए मिनट। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट, सोरोलॉजी का संबंध किससे है? दोस्तों ये अध्ययन से संबंधित कुछ शाखाएं हैं। तो क्या पूछा है? सोरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, देखिए इसके मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए, कीट पतंगों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी, पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा। ऑप्शन नंबर डी, छिपकलियों का अध्ययन। तो दोस्तों सोरोलॉजी का जो संबंध है वो है छिपकलियों का अध्ययन से संबंध है। नेक्स्ट, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? क्या पूछा? सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? सीधा आंसर मैं बताता हूं, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, जंगल विज्ञान से। ठीक है दोस्तों, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन या कहें जंगल विज्ञान से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, सेरी कल्चर का संबंध किससे है? सेरी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, कवकों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी, शैवालों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी, रेशम कीट पतंगों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी, झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन। तो दोस्तों सेरी कल्चर का जो संबंध है वो है रेशम कीट पालन का अध्ययन। क्या है? रेशम कीट पालन का अध्ययन। नेक्स्ट, माइकोलॉजी का संबंध किससे है? क्या पूछा है? माइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है कवकों का अध्ययन। क्या है? कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, आपने बता दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शैवालों का अध्ययन। क्या है? फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 46, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो भाई डेंड्रोलॉजी का संबंध है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। क्या है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। नेक्स्ट, एपी कल्चर का संबंध किससे है? एपी कल्चर का संबंध किससे है? ओके, ऑप्शन, मधुमक्खी पालन से, कीट पतंगों का अध्ययन से, सपंजों का अध्ययन, या है चौथा आंसर मिट्टी का अध्ययन। फिर बोल देता हूँ, मधुमक्खी पालन से, कीट पतंगों का अध्ययन से, सपंजों का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपी कल्चर का मधुमक्खी पालन से। ओके, मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है उससे संबंधित है एपी कल्चर। नेक्स्ट दोस्तों, ये मोटिवेशन लाइन है सिर्फ आपके लिए। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। क्या आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है? क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। ठीक है, बराबर समय मिल रहा है, यानी कि 24 घंटे। किसी को भी 24 से कम या 24 से ज़्यादा नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट, तो यह है कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई 12 जनवरी को कौन सा दिवस था, 24 जनवरी को कौन सा दिवस था, और ऑप्शन अगर आपको ना ही दे तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शन की डिमांड आप रखेंगे। तो बताइए 12 जनवरी को कौन सा दिवस था? 12 जनवरी को कौन सा दिवस था? ओके, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, थल सेना दिवस, या राष्ट्रीय युवा दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, थल सेना दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों राष्ट्रीय सेना सॉरी राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन,
विश्व टीबी दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, या फिर बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 24 जनवरी को। फिर बोल देता हूँ, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, विश्व टीबी दिवस या राष्ट्रीय बालिका दिवस, कौन सा मनाया जाता है 24 जनवरी को? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। नेक्स्ट, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कब पूछा? 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन, विश्व वानिकी दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, या कहीं विश्व टीबी दिवस। ओके, तो दोस्तों 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस। ठीक है, देखिए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 23 मार्च को आप सभी को पता है शहीद दिवस भी होता है और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल, एक बार नहीं कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओके, ऑप्शन, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व नर्स दिवस, विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस, या विश्व परिवार दिवस। 22 अप्रैल, फिर बोल देता हूं, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस, विश्व नर्स दिवस या विश्व परिवार दिवस। तो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। क्या? विश्व पृथ्वी दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओके, ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, या आयकर दिवस, और चौथा है कारगिल स्मृति दिवस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 15 जुलाई नहीं आएगा, यहाँ आएगा 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन, चिकित्सक दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्तनपान दिवस, या फिर स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा के अंदर ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अपेडा का फुल फॉर्म क्या है? क्या पूछा? अपेडा का फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो दोस्तों इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका सीधा आंसर देना आपने। अपेडा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यह है अपेडा का फुल मतलब। ओके, नेक्स्ट, DHBVNL का फुल फॉर्म क्या है? DHBVNL, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। क्या हो जाएगा? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, 1 जुलाई 1999 को हिसार में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, हैफेड का फुल फॉर्म क्या है? HAFED, हैफेड, HAFED। तो दोस्तों हैफेड का फुल फॉर्म हो जाएगा हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। क्या हो जाएगा? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। और हरियाणा हैफेड की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 नवंबर 1966 को। हैफेड की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट, हरेड़ा का फुल फॉर्म क्या है? HAREDA, हरेड़ा,
तो दोस्तों इसका मतलब है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है और मई 1997 में इसकी स्थापना हुई, किसकी, हरेड़ा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 सॉरी, HSIIDC का फुल फॉर्म क्या है? HSIIDC का फुल फॉर्म क्या है? तो भाई HSIIDC का फुल फॉर्म हो जाएगा मेरे भाइयों, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या हो जाएगा? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 8 मार्च 1967 को पंचकुला में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को मुंबई में। नेक्स्ट HLRIS, हेलरिस का फुल फॉर्म क्या है? HALRIS, हेलरिस का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्थापना 1 नवंबर 2003 को सिरसा में। नेक्स्ट धारा 170 का संबंध किस कानून से है? धारा 170 का, दोस्तों अभी तो हमने नॉर्मल ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अभी धारा 140 का, सॉरी, धारा 140 का संबंध किस कानून से है? अभी हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी की महत्वपूर्ण धारा, उन्हीं में से सबसे पहले है धारा 140। तो इसका मैं ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसका डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा कि भाई धारा 140 का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिक एवं नौसैनिक या वायुसैनिक। देखिए आर्मी वाले, नेवी वाले और एयरफोर्स वाले, इनके लिए बात की है। सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। यानी कि सिविल में जो भी व्यक्ति ना तो आर्मी का है, ना नेवी का है, ना एयरफोर्स का है, वो इनकी ड्रेसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, वरना उसके ऊपर सेक्शन 140 लग जाएगी। नेक्स्ट धारा 255 या कहें सेक्शन 255। तो धारा 255 का संबंध किस कानून से है? धारा 255, इसका संबंध है दोस्तों सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, यानी कि सरकारी स्टैंप जो होती है उनको जाली बनाना। ठीक है, कूटकरण। अगर अंग्रेजी में बात करें तो काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैंप। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय 3 का संबंध किस कानून से है? अध्याय 3 का संबंध किस कानून से है? दोस्तों अध्याय 3 का जो संबंध है वो है दंड के विषय में जो कानून बनाए जाते हैं उनसे। क्या? दंड के विषय में जो कानून बनाए जाते हैं उनसे संबंध है अध्याय 3 का। नेक्स्ट धारा 307 का संबंध किस कानून से है? धारा 307 का संबंध दोस्तों हत्या करने का जो प्रयत्न होता है उस पर लगती है धारा 307। जो व्यक्ति हत्या करने का प्रयत्न करता है उस पर धारा अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या करने के प्रयत्न किया है उस व्यक्ति ने किसी की, तो उसके ऊपर धारा 307 लगेगी। नेक्स्ट धारा 383 का संबंध किससे है? ये दोस्तों जबरन वसूली, जैसे मार्केट में देखते होंगे, पिक्चरों में देखते होंगे, जो दादा लोग होते हैं, भाई लोग जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, वो जबरन वसूली जो करते हैं उसी से संबंध है। ठीक है, धारा 383 का संबंध है जबरन वसूली से या एक्सटोर्शन से। किसे? एक्सटोर्शन। नेक्स्ट है अध्याय 11 का संबंध किस कानून से है? अध्याय 11 का संबंध किस कानून से है? दोस्तों ये संबंध है झूठा, कौन? झूठा साक्ष्य तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। अगर कोई व्यक्ति झूठा साक्ष्य देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ही धारा लग सकती है। कितनी? अध्याय लग सकता है, कौन सा? 11। नेक्स्ट है अध्याय 21 का संबंध किस कानून से है? दोस्तों अध्याय 21 का संबंध पूछा है, यह है मानहानि से। ठीक है ना, मानहानि का जो दावा डाला जाता है किसी के द्वारा भी, किसी के ऊपर भी डाला जा सकता है अगर उसने उसकी जो छवि खराब की है या उसके शान में कुछ बोला है तो धारा 21 का संबंध दोस्तों डेफीमेशन से। ठीक है, डेफीमेशन मानहानि से। नेक्स्ट धारा 494 का संबंध किस कानून से है? धारा 494 का संबंध किस कानून से है? तो दोस्तों इसका संबंध है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। अगर कोई पति अपनी पत्नी के रहते हुए कोई दूसरा विवाह करता है, या पत्नी अपने पति के रहते हुए जैसे तलाक नहीं हुआ है और दूसरा विवाह करती हैं, तो
उसके ऊपर सेक्शन 494 लगेगी। नेक्स्ट, धारा 146 का संबंध किस कानून से है? धारा 146 का संबंध किस कानून से है? दोस्तों ये है उपद्रव करना, यानी कि रॉयटिंग्स। ठीक है, अगर पब्लिक रॉयटिंग्स करती है तो धारा 146 वहाँ पे लग जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक थी, ठीक है, ये किस मॉडल पर आधारित थी? बस इतना ही पूछा है। तो दोस्तों ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस पे? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये पूछा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, किस पर? प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो कब था? 1956 से 1961। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों इसका समय था 1961 से 1966। ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। किस पे? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1969 से 74 तक। अभी देखिए 66 के बाद में सीधा 69 आ गया है, ये बाकी समय कहाँ चला गया? ये क्या है? एक एक वर्ष की योजनाएं आई थी। कौन सी? एक एक वर्ष की तीन योजनाएं लागू की गई थी एक एक वर्ष की। क्यों भाई? 1962 में युद्ध हो गया, 1965 में फिर युद्ध हो गया, तो पाकिस्तान और चाइना के साथ ये जो युद्ध हुए थे, इसी वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इतनी सफल नहीं हो पाई थी। तो इसी के बाद में छोटी छोटी एक एक वर्ष की योजना चलाई गई, जिन्हें लघु योजना भी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इस क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो भाई ये अशोक रुद्र एवं एएस मान्य, अशोक रुद्र और एएस मान्य के मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1969 से 1974 तक चली थी। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों ये थी डीपी घर मॉडल पर। किस पर? डीपी घर मॉडल पर। 1974 से 1978 तक 4 साल। ठीक है दोस्तों, 1974 से 1978 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भाई आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, और राव और मनमोहन सिंह के आर्थिक विकास मॉडल पर। किसका? कौन कौन? राव और मनमोहन सिंह के आर्थिक मॉडल विकास पर आधारित थी। और दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड था 1992 से 1997 तक रहा था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हरियाणा मुस्कान बुक के अंदर से सब कुछ कवर किया है, वही हम आपको वीडियो में भी करा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये जो वीडियो देखे हैं ना, इससे पता लग गया होगा कि हरियाणा मुस्कान बुक जो कितनी ताकत रखती है, कितना मटेरियल है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और गलतियाँ भी बिल्कुल ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि। ठीक है, कृषि जो है, कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट, यानी कि कह सकते हैं कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था दूसरी का, औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को, किसको? घरेलू उत्पादन को, औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इस समय में 3 बड़े कारखाने खोले गए थे। कौन कौन से? राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाईवाला। ठीक है, इनका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77 के बाद में आता है 78, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया वो दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी में? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रमुख खेल कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख खेल पूछा है दोस्तों, तो ये है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप ही बताइए। 2 सेकंड का समय है आपके लिए। कुश्ती। क्या है? हरियाणा का प्रमुख खेल क्या है? कुश्ती। नेक्स्ट, यानी कि हरियाणा का राजकीय खेल ही बोल सकते हैं। हरियाणा में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? यह है मेरे भाई, कौन सा है? भीम पुरस्कार, या कहें भीम अवार्ड।
इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। 1981 से 82 के दौरान ये शुरू हुआ था और राज्यपाल के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम भीम अवार्डी महिला कौन है? हरियाणा की प्रथम भीम अवार्डी महिला, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधा आंसर दीजिए। हरियाणा की प्रथम भीम अवार्डी महिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गीता जुत्सी। ठीक है, उसको पहला भीम अवार्ड मिला था। आप इसमें खेल मत देखना कि किस खेल में, पहली जो भीम अवार्ड मिला वो गीता जुत्सी को मिला था महिलाओं में, बस 1981-82 में शुरू हुआ था और 1981-82 में इसको मिल गया था। ये दौड़ की खिलाड़ी है, यानी कि धावक है, यानी कि एथलीट है और गुरुग्राम की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम भीम अवार्डी पुरुष कौन है? ओके दोस्तों, प्रथम भीम अवार्डी इनको भी 1981-82 के दौरान मिल गया था, कुश्ती में मिला था। मधुबन के रहने वाले हैं राजेंद्र सिंह मोर। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा के प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष कौन है? ऐसा पुरुष जो कि प्रथम है और उसको अर्जुन अवार्ड मिला है। दोस्तों ये भीम सिंह है, रेसलर की बात कर रहे हैं, भीम सिंह रेसलर। इनको भिवानी में के रहने वाले हैं, इनको 1966 में अर्जुन अवार्ड मिला था। वैसे अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1961 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा का प्रथम पुरुष जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला कौन है? ओके दोस्तों ये है विजेंद्र सिंह, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला। 2009 में इनको मिला था। क्या मिला? 2009 में। नेक्स्ट, किसी भी खेल में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम हरियाणवी कौन है? प्रथम हरियाणवी जो जिसने किसी भी खेल में स्वर्ण पदक जीता हो। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में 1958 में लीलाराम ने, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में 1958 में लीलाराम ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा का प्रथम भारत केसरी पहलवान कौन है? हरियाणा का प्रथम भारत केसरी पहलवान कौन है? ओके आंसर है मास्टर चंदगीराम, सिसाई हिसार के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको 1971 में पद्मश्री अवार्ड मिला है और 1969 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन है? ऐसा बास्केटबॉल खिलाड़ी जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला हरियाणा का, वो कौन है दोस्तों? ओके इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खुशीराम, फतेहाबाद का रहने वाला खुशीराम। नेक्स्ट, सुरेंद्र कौर का संबंध किस खेल से है? भाई ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, सुरेंद्र कौर का संबंध किस खेल से है? तो मेरे भाई इसका संबंध हो जाएगा हॉकी से। शाहबाद कुरुक्षेत्र की रहने वाली है और अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है 2009 में। ठीक है, सुरेंद्र कौर का संबंध कहाँ से है? हॉकी, शाहबाद से। हॉकी इसका खेल है और शाहबाद की रहने वाली है कुरुक्षेत्र की। अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है 2009 में। नेक्स्ट है, विकास दहिया का संबंध किस खेल से है? विकास दहिया का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये सोनीपत के रहने वाले हैं और इनका संबंध भी जो है हॉकी से ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, जसजीत कौर हांडा का संबंध किस खेल से है? जसजीत कौर हांडा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको अभी, सीधा आंसर हॉकी से। हॉकी से है और ये भी शाहबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी शाहबाद के रहने वाले हैं और 2010 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है, अखिल कुमार का संबंध किस खेल से है? अखिल दोस्तों ये है बॉक्सिंग से संबंध, रोहतक के रहने वाले हैं। अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है 2005 में। ठीक है, अखिल कुमार का संबंध बॉक्सिंग से, रोहतक के रहने वाले, अर्जुन पुरस्कार 2005 में मिल चुका है। नेक्स्ट है, गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? आप सभी को पता है कुश्ती से है, बलाली गांव चरखी दादरी की रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, दीपक रामनिवास हुड्डा का संबंध किस खेल से है? दीपक रामनिवास हुड्डा का संबंध किस खेल से है? तो भाई इनका जो संबंध है उसका आंसर मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको, इसका संबंध है कबड्डी से। किससे? कबड्डी से। और ये चमारिया गांव रोहतक के रहने वाले हैं। अर्जुन पुरस्कार इनको 2020 में मिला है। ठीक है, दीपक को मिला है, दीपिका को मिला है, आपको पता ही है। नेक्स्ट, संदीप का संबंध किस खेल से है? ओके यहाँ पे हमने आंसर भी दे दिया, साथ में एथलीट से हैं और पैदल चाल से हैं। ठीक है, एथलीट है ये और पैदल चाल से इनका संबंध है। नारनौल महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और भीम अवार्ड इनको मिल चुका है 2016 में। ठीक है, आर्मी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में किस प्रकार की व्यवस्थापिका है? दोस्तों हरियाणा में किस प्रकार की व्यवस्थापिका ये पूछा है, एक सदनीय, द्विसदनीय, तीन सदनीय, चार सदनीय? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सदनीय, यानी कि हरियाणा में एक सदन है। कौन सा है? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो एक सदनीय है हरियाणा की व्यवस्थापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल विधायकों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल विधायकों की संख्या कितनी थी?
ओके ऑप्शन 54, 55, 56, 57। तो भाई ये आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, विधायकों की संख्या 54 थी, यानी कि 1 नवंबर 1966 को कितनी सीट थी विधानसभा की हरियाणा की? 54। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए? और दोस्तों ये जो 54 से है ना, 81 हो गई थी 1967 में, और 1976 में कितनी हो गई थी ये? 90। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए? हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए? क्वेश्चन नंबर 97। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मार्च 1967 में पहली बार चुनाव हुए थे हरियाणा में। कब हुए? मार्च 1967 में। नेक्स्ट, क्या विधानसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर बिल्कुल किया जा सकता है। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है? कौन से नंबर की? 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं? तो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में जो 14th नंबर की विधानसभा चल रही है, कौन सी? 14th। नेक्स्ट, वर्तमान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में यह है ज्ञानचंद गुप्ता जी। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में लोकसभा की 1966 में कितनी सीट थी? दोस्तों 1966 की पूछा है, यानी कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय जो हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें थी उनकी संख्या कितनी थी? आपके लिए 2 सेकंड का समय है। ओके, ऑप्शन दे देता हूं, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों 1966 में इनकी संख्या थी 7। कितनी थी? 7। ओके, हरियाणा में लोकसभा की 9 सीटें कब हुई? देखो 7 से सीधा 9 हो गई, कब हुई ये पूछा है। ओके, ऑप्शन 1967, 1977, 1987 या 1991? 1967, 77, 87 या 91? ओके, 1967, 1967। लेकिन 1967 में ही विधानसभा की 54 से कितनी हुई थी? जितनी हुई थी आगे फिर आएगा। ठीक है ना, नहीं आएगा तो मैं बता देता हूं कितनी हुई थी। 81 67 में हो गई थी। ठीक है ना, और 77 में कितनी हो गई थी? 90 हो गई थी। ऐसे ही ये 7 थी 1966 में, और 1967 में कितनी हो गई? 9 हो गई। नेक्स्ट, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें कब हुई? अब बोल रहे हैं 10 सीटें कब हुई। ओके, ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन है दोस्तों 1970, 1973, 1976 या 1980? 70, 73, 76 या 80? ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। कब हुई? 1976 में 10 सीटें हो गई। ठीक है, 66 में 7 थी, 67 में 9 हो गई, और 76 में 10 हो गई। ओके, नेक्स्ट, उड़ान अभी बाकी है पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन भजनलाल, देवीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या मनोहर लाल खट्टर? भजनलाल, देवीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या मनोहर लाल खट्टर? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ओके, क्वेश्चन नंबर 106। चौधरी देवीलाल कितनी बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने? भारत के उप प्रधानमंत्री कितनी बार बने? ओके, ऑप्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? सही आंसर हो जाएगा इसका 2 बार। दोस्तों 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। कौन रहे? चौधरी देवीलाल। कब कब? 1989 और 1990 में। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल ने ऋण माफ कब किया था? कृषि ऋण माफ दोस्तों कब किया? ऑप्शन 1987, 1988, 1989 और 1990। देखिए 87 में एक काम और था। क्या था? पेंशन लागू की थी बुजुर्गों की, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की पेंशन लागू की थी। कब की थी? 87 में। लेकिन ये पूछा है ऋण माफ, कृषि ऋण माफ कब हुआ है? 87, 88, 89, 90 ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 1988। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में ड्रिप सिंचाई परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? ड्रिप सिंचाई परियोजना का जनक किसे कहा जाता है हरियाणा में? ऑप्शन चौधरी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल या मनोहर लाल खट्टर? चारों लाल बता दिए भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा बंसीलाल। क्या? बंसीलाल। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक बार कौन मुख्यमंत्री बना? सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना? ऑप्शन बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश चौटाला। कितनी बार बने? 5 बार बने। अभी कुछ मित्र बोलते हैं कि 4 बार बने। देखो 5 बार का मैं टाइम नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। पहली बात तो ये कि ओम प्रकाश चौटाला जो है कि चौटाला गांव सिरसा के रहने वाले हैं। 1935 में इनका जन्म हुआ था और ये कितनी बार बने? 5 बार। कब कब देखिए, नोट कीजिए। 2 दिसंबर 89 से 22 मई 90। दूसरा फिर कब बना? 12 जुलाई 90 से 17 जुलाई 90, 5 दिन के लिए, सबसे कम समय का। फिर कब बना? 23 मार्च 91 से 6 अप्रैल 91, 3 बार हो गया। फिर कब बना? 24 जुलाई 99 से 1 मार्च 2000। फिर कब बना? 2 मार्च 2000 से 4 मार्च 2005। ओके दोस्तों, ये है इनकी 5 बार की कार्रवाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, हरियाणा में कम समय तक मुख्यमंत्री बना, कौन बना? सबसे कम समय का मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है जो कि सबसे कम समय तक रहा है? दोस्तों एक बार में सबसे कम समय तक रहने वाले ओम प्रकाश चौटाला। कितने समय के लिए? मात्र 5 दिन के लिए बने थे। ठीक है ना, और 5 बार ही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय के लिए कौन मुख्यमंत्री बना? सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन, भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल या फिर ओम प्रकाश चौटाला। सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री कौन बना? ओके, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, भजनलाल। ठीक है, 4315 दिन या कहे 11 साल 9 महीना 26 दिन के लिए बने थे भजनलाल। नेक्स्ट, हरियाणा की एकमात्र विधानसभा सीट जो कि जिला आरक्षित सीट है, कौन सी है? ऑप्शन, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ या नूंह। रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ या नूंह। हरियाणा की एकमात्र विधानसभा सीट जो कि जिला आरक्षित सीट है, कौन सी है दोस्तों? झज्जर। देखो झज्जर जहां से गीता भुक्कल विधायक है वर्तमान में, यह हरियाणा की ऐसी विधानसभा सीट है जो कि जिला आरक्षित सीट है। इसके अलावा जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की सीटें हैं ना, वो आरक्षित नहीं है। यही एकमात्र ऐसी है जो कि जिला सीट है और आरक्षित सीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, किस मुख्यमंत्री को हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और लौह पुरुष कहा जाता है? हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? ओके, ऑप्शन हो जाएगा आपका बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंसीलाल। बंसीलाल को हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा? हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा? ओके, ऑप्शन है 1967, 1968, 1977, 1991। तो दोस्तो ये लगा था 1967 में। कब लगा? 1967 में, 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक दोस्तों, 183 दिनों के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ऑप्शन 1977, 1980, 1983, 1991। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1977। ऐसा है दोस्तों, 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक 52 दिनों के लिए लगा था दूसरा राष्ट्रीय शासन। नेक्स्ट, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रीय शासन कब लगा? ऑप्शन 1991, 1992, 1993, 1994। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991। 6 अप्रैल 1991, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991, 108 दिनों के लिए लगा था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे थे। ठीक है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा, उस समय हरियाणा के सीएम और राज्यपाल कौन थे? यानी कि कौन तो सीएम था और कौन राज्यपाल था? दोस्तों एक याद होगी आपको ट्रिक, कौन सी? सीएम वाली, वीरेंद्र बनारस चले। ठीक है, और राज्यपाल वाली, वीरेंद्र ने हाथी जी के लिए मंडल बनाया। ठीक है, तो भाई पहली बार जब राष्ट्रीय शासन लगा तो सीएम कौन थे? वीरेंद्र बनारस चले, यानी कि दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह जी थे क्या? हरियाणा के सीएम। और राज्यपाल कौन थे? दूसरी ट्रिक क्या है राज्यपाल वाली? वीरेंद्र ने हाथी जी के लिए मंडल बनाया, यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। राव वीरेंद्र सिंह जी थे सीएम और राव वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती कौन थे? राज्यपाल थे हरियाणा के। नेक्स्ट, दूसरी बार राष्ट्रीय शासन लगा, उस समय सीएम और राज्यपाल कौन थे? अभी ट्रिक बताई थी, वीरेंद्र बनारस चले, तो सीएम कौन था? बनारसीदास गुप्ता। ठीक है, और राज्यपाल क्या बताया था? अभी ट्रिक क्या बताई थी?
वीरेंद्र ने हाथी जी के लिए, हाथी यानी कि जयसुख लाल हाथी कौन थे, राज्यपाल थे हमारे दूसरे राष्ट्रीय शासन के लिए के समय। नेक्स्ट, तीसरी बार राष्ट्रीय शासन लगा उस समय सीएम और राज्यपाल कौन थे, तो अभी ट्रिक क्या बताई थी, वीरेंद्र बनारस चले, चले बच गया, ठीक है ना, चले यानी कि चौटाला, तो ओम प्रकाश चौटाला हमारे सीएम थे। और राज्यपाल की ट्रिक क्या बताई, वीरेंद्र ने हाथी जी के लिए मंडल बनाया, मंडल यानी कि धनिक लाल मंडल क्या थे, हमारे राज्यपाल थे हरियाणा के। ओके, नेक्स्ट, तीनों बार राष्ट्रीय शासन समाप्त होने पर के बाद कौन कौन सीएम बने थे, तीनों बार जब भी राष्ट्रीय शासन समाप्त हुआ तो सीएम कौन बने, पहली बार कौन बना, दूसरी बार कौन बना, तीसरी बार कौन बना, ट्रिक याद है ना, बंसी जी ने देवी के चरणों में भजन गाए, बंसी बोले तो बंसीलाल, देवी के देवीलाल, भजन गाए भजनलाल, ठीक है। तो पहली बार जब राष्ट्रीय शासन समाप्त हुआ तो बंसीलाल, दूसरी बार राष्ट्रीय शासन समाप्त हुआ तो देवीलाल, और तीसरी बार राष्ट्रीय शासन समाप्त हुआ तो भजनलाल बने थे। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में शराबबंदी किसने की थी, ऑप्शन देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में शराबबंदी किसने की थी, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंसीलाल। दोस्तों 1 जुलाई 1996 को किया था उन्होंने शराबबंदी, और 1 अप्रैल 1998 को दोबारा शराबबंदी को हटा दिया था। नेक्स्ट, चौधरी बंसीलाल रेल मंत्री और परिवहन मंत्री कब बने थे, 1981, 82, 83 और 84, कब बने थे भाई, 1981, 82, 83 और 84। ओके, 1984 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या 1984। नेक्स्ट, नई दिल्ली में संघर्ष घाट किसका समाधि स्थल है, नई दिल्ली में संघर्ष घाट किसका समाधि स्थल है, ऑप्शन देवीलाल, भजनलाल, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी। नई दिल्ली में संघर्ष घाट किसका समाधि स्थल है, देवीलाल, भजनलाल, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौधरी देवीलाल का, ठीक है। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल ने लाहौर अधिवेशन में कब भाग लिया था, लाहौर अधिवेशन में कब भाग लिया था चौधरी देवीलाल ने। ओके, ऑप्शन 1928, 1929, 1930 और 1931। हाँ जी दोस्तों, कब लिया, 1929 में भाग लिया था, कब लिया, 1929 में। नेक्स्ट, 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। किस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया है। दोस्तों विधेयक पूछा है, कौन से विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाया गया है। देखिए, लोकसभा में और विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं, जैसे लोकसभा की हरियाणा से 2 आरक्षित सीटें हैं ना 10 में से, ऐसे ही लोकसभा में भी कुछ टोटल 543 में से आरक्षित सीटें होंगी, है ना। ऐसे ही हरियाणा विधानसभा में 90 में से आरक्षित सीटें हैं ना 17। तो इनका जो आरक्षण है वो दोस्तों समाप्त हो रहा था, कब है, 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था भाई, ठीक है, आरक्षण समाप्त, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है अभी 25 जनवरी 2030 तक के लिए, यानी कि 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ये बोल रहा है किस विधेयक के तहत इसको बढ़ाया गया है। ओके, ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 के तहत, ठीक है दोस्तों, 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 के तहत यह भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है दोस्तों। विधेयक कौन सा है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक है, विधेयक, लेकिन संशोधन कौन सा है, संशोधन है 104वां। ओके, क्योंकि हर विधेयक संशोधन नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है, हरियाणा में कब तक के लिए विधानसभा की 90 सीटों में से 17 सीटों का और लोकसभा की 10 सीटों में से 2 सीटों का प्रावधान है, आरक्षित सीटों का प्रावधान है, कब तक के लिए दोस्तों हरियाणा में ये जो 90 में से 17 और लोकसभा की 10 में से 2 आरक्षित सीटों का प्रावधान कब तक के लिए है। देखिए ये 2026 तक के लिए है, 2026 तक के लिए है। 2026 के बाद में इनको बढ़ाया जाएगा, क्या है, बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। क्यों बढ़ाया जाएगा, कम क्यों नहीं किया जाएगा भाई, जनसंख्या के आधार पर होता है सब कुछ। तो आपके हिसाब से जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी, पहले ही बढ़ रही है, ठीक है ना। जनसंख्या आज से 15-20 साल पहले जो थी उससे 1971 में हुआ था ये, सॉरी 1977 के अंदर 90 सीटें हुई थी ना भाई। तो 1977 में 90 सीटें हुई थी, तब से 90 ही है। 77 के बाद देख लो कितने साल हो गए, 23 साल हो गए, 21 ही हो गए, 44 साल हो गए,
है ना जी। तो 44 साल से वही सीटें चल रही हैं। तो कहने का मतलब है अब भी जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है, 77 में कितनी थी और अभी कितनी बढ़ चुकी है, उस हिसाब से अभी इनकी विधानसभा की और लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी होने वाली है। हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं 10 है, ये हो सकता है कि 14 हो जाए बढ़ करके। इनमें से 2 आरक्षित हैं, हो सकता है कि 3 आरक्षित सीटें हो जाएं। और 90 सीटें हैं किसकी, विधानसभा की, 17 आरक्षित सीटें हैं। तो 90 के अंदर ये 126 होने की संभावना है, 90 से 126 होने की संभावना है। और 17 से 25 होने की संभावना है आरक्षित सीटों की संख्या। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कब तक के लिए विधानसभा की 90 सीटों में से 17 आरक्षित सीटों का और लोकसभा की 10 सीटों में से 2 आरक्षित सीटों का प्रावधान है, कब तक के लिए, 2026 तक के लिए है। समझ गए ना दोनों क्वेश्चनों को। पहले क्वेश्चन में विधेयक पूछा गया था कि भाई ये जो SC और ST के लिए जो विधेयक है संशोधन, ये कब, कौन से विधेयक के तहत हुआ है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत, जो कि 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था। इसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है, 10 साल के लिए। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई 90 में से 17 आरक्षित सीटों और 10 में से 2 आरक्षित सीटों का जो प्रावधान है वो कब तक के लिए है, 2026 तक के लिए। ओके दोस्तों ये सब कुछ कवर किया हमने आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान से। अभी भी कोई भी क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर 8727090308 जो आपके सामने लिखा हुआ है इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहे, आप खुश रहे, जल्द ही आपका किसी न किसी जॉब में सिलेक्शन हो जाए।